पेज पे स्वागत है। यहाँ हम स्टार्ट करेंगे अकबर के बारे में सारी जानकारी दी जाएगी, जो कि हुमायूं के बेटे थे। समझिए बात को। और अकबर के बारे में यहाँ पढ़ाया जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो आप देखिए, मिडिवल हिस्ट्री के लगभग जो है 8 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, या 8, ये आपका 8वां वीडियो, हाँ 7 अपलोड कर दिए गए हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री का घटना चक्र और एंशियंट का भी, वो भी जल्दी ही आ जाएगा। जल्दी जैसे ही ख़त्म होता है वो भी स्टार्ट कर देंगे। और आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, हर चीज़ की घटना चक्र 2023-24 वाला एडिशन यहीं मिलेगा, इसी चैनल पे मिलेगा, फ्री में बिल्कुल। किताब नहीं लेनी है आपको। देखिए, किताब से पढ़ते पढ़ते वैसे भी आदमी बोर हो जाता है, तो कान में लीड लगा सके सुन भी सकते हैं भैया, बहुत आगे निकल जाएंगे औरों से। ये बात 100% श्योर है। जो भी आपके एग्ज़ाम लगे हैं, चाहे वो यूपी पीएससी आर ओ वाला हो, अक्टूबर में आ जाएगा फॉर्म, और नवंबर में आप जो है दिसंबर, जनवरी, फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा। मतलब जनवरी के बाद ही होगा, क्योंकि एपीएस होगा, उसके बाद जो है आर ओ होगा। इतना समझ के रखिए आप। तो मामला ये है, एससी आर ओ इलाहाबाद वाला भी आएगा, और एपीएस तो है ही है। तो ये सारे एग्ज़ाम जो लगे ना, और छोटे वाले जो भी लगे एग्ज़ाम, चाहे वो आपका बीडीओ का हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट, सबके लिए इम्पोर्टेंट भैया। ज़्यादा डिटेल में पढ़ के जाएंगे, आप ही का फ़ायदा है। कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा हिस्ट्री से, ये मेरा दावा है, अगर आप घटना चक्र की सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं तो। और नहीं तो भैया आपकी मर्जी, किताबी कीड़ा बनिए, मन लगा के। एक स्ट्रेटजी होती है, उस हिसाब से पढ़ाई करिए। तो फिलहाल शुरू करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ बहुत तगड़ा वाला कंटेंट आपको मिलेगा। आज मिल ही रहा है और आगे मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट के, बिना किसी देरी के। देखिए, जो हुमायूं थे, हुमायूं के बेटे थे अकबर। हुमायूं 1540 में क्या होते हैं, भाग जाते हैं। मतलब जब चौसा का युद्ध होता है, उसमें हार जाते हैं वो। किससे? शेर शाह से, जिसने रुपया लॉन्च किया था। और पट्टा व्यवस्था, कबूलियत व्यवस्था, ये सब उसी ने चालू की थी। तो अकबर का जन्म होता है, ये 1542 में होता है, अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में। पूछिए क्यों? क्योंकि भैया ये भाग गए। इनकी माता जी जो हैं, उनको संरक्षण दे रखा है अमरकोट के राजा बीरसाल ने। 14 फरवरी 1556 को पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट कालानौर नामक स्थान पर उसे बादशाह घोषित कर दिया जाता है। अब बताइए कमेंट सेक्शन में कि 14 फरवरी को जन्म किसका हुआ था? इसी मुगल वंश का शासक था वो। आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि वैलेंटाइन डे होता है 14 फरवरी को, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। इस समय उसकी आयु 14 वर्ष से कम थी जब इसे का राज्याभिषेक हुआ। यह 42 में पैदा हुआ, ठीक, अक्टूबर लास्ट में। और 1556 में इसका जन्म, मतलब उसे बादशाह घोषित कर दिया गया पंजाब के गुरदासपुर में। तो इसकी उम्र वही 17 के 17.5 के करीब थी। 17 साल 2-3 महीने, तो मतलब 13 साल 2-3 महीने, 17 नहीं, 13 साल 2-3 महीने लगभग थी। मतलब 14 साल से कम इसकी उम्र थी, ये कह सकते हैं आप। शाह अब्दुल माली ने अकबर का राज्याभिषेक में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। शाह अब्दुल माली थे, उन्होंने कहा भैया हम नहीं जाएंगे इसके उसमें राज्याभिषेक में, हम इससे बहुत खफा हैं। तो वही वाला सिस्टम है, जैसे युवराज जी के पिताजी जो है धोनी से खफा रहते हैं, तो ये भी खफा रहते हैं। तो हुमायूं इसे फरजंद कहता था, पुत्र। फरजंद मतलब पुत्र ही होता है, फरजंद कहता था। बैरम खां जो था वो अकबर का संरक्षक था। क्वेश्चन बहुत बार आया है कि मतलब अकबर का संरक्षक कौन था, उसका नाम बताइए। तो बैरम खां आप लगा दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है आपको बस। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर वाला पार्ट बड़ा है थोड़ा, तो इसलिए 2 पार्ट में आएगा वीडियो। मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बोर नहीं करना चाहता हूँ। इसमें जो अकबर की डिटेल है वो पहले वीडियो में बता देंगे, दूसरे वीडियो में क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। तो टेंशन मत लीजिए, जब तक हमें बिल्कुल भी मत लीजिए टेंशन। तो इसने क्या किया, उसे अपना वकील, किसको? बैरम खां को अपना वकील और वजीर नियुक्त किया था। और उसे खाने खाना की उपाधि से विभूषित भी किया था बैरम खां को। किसने? अकबर ने। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। सर्वप्रथम किससे? कछवाहों से। इसने जो कछवाहा राजपूत होते हैं उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जिस समय अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा हेतु जा रहा था, कहाँ जा रहा था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के समय।
तो सागानेर नामक स्थान पर 1562 ईस्वी में आमेर का राजा थे बिहारीमल या भारमल बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने अकबर की आधीनता स्वीकार की तथा उससे अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरका भाई, लोक प्रचलित नाम है जोधा भाई। देखो, जो जोधा भाई का असली नाम था वो हरका भाई था, लोक प्रचलित नाम है जोधा भाई। तो जो आपके कौन राजा थे? आमेर के राजा बिहारीमल, आमेर के राजा बिहारीमल थे। भारमल जिन्हें कहा जाता था शॉर्टकट नेम में, शॉर्टकट नेम होते नहीं है जैसे कुमार विश्वास का केबी हो गया, तो उसी तरह समझिए। तो आमेर के राजा बिहारीमल क्या कहते हैं कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं 1562 में और अपनी बड़ी वाली पुत्री हरका भाई की शादी कर देते हैं। किसके साथ? अकबर के साथ में, जिनका लोक प्रचलित नाम है जोधा भाई। वो देखा नहीं ऋतिक रोशन वाली मूवी जोधा भाई, वही वाली, समझिए बात को। तो का विवाह करने की इच्छा भी व्यक्त की। अकबर ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा अजमेर से लौटते समय सांभर में उससे ने राजा बिहारीमल की पुत्री जोधा भाई या हरका भाई से शादी कर ली। या अकबर का प्रथम राजपूत कन्या से विवाह था। जो ये विवाह था पहला, ये अकबर का प्रथम राजपूत कन्या से विवाह था। इस प्रकार बिहारीमल या भारमल पहले राजपूत राजा थे जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की। इसी राजपूत राजकुमारी से शहजादे सलीम जहांगीर का जन्म हुआ। तो जहांगीर की माता जी का नाम था हरका भाई, समझिए बात को, हरका भाई और या फिर जोधा भाई, कुछ भी कह सकते हैं। अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय का समर्थन किया था। किसका समर्थन किया था? अकबर ने चिश्तियों का समर्थन किया था कि चिश्तिया संप्रदाय बहुत अच्छा है, हम इसे बहुत मानेंगे, समझी बात को। वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर दर्शन हेतु अक्सर जाया करता था कि भैया हम आएंगे। तो ये चिश्ती की दरगाह पे गया था बेटे को मांगने, मतलब इसके पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो भी गया था, तभी सलीम की जो है प्राप्ति हुई थी। जहांगीर, ठीक, अनारकली की बात नहीं करेंगे यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं, आप लोग इधर उधर मत ध्यान दीजिए। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, कब? 1562 ईस्वी में इसकी उदार नीति थी, लेकिन पहले बहुत निरंकुश था। ठीक, डिटेल वीडियो देखना है ना तो स्टडी कॉपीज का मिडिवल हिस्ट्री वाला पार्ट देखिए आप अकबर का, तो उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको कि कितना निरंकुश राजा था, कैसे कितने लोगों, कितने राजपूतों का सर कलम करके मीनार बनवाता है, इसके जो है मतलब हरम में कितनी महिलाएं होती हैं, तो ये सारी बात वहाँ बताई गई। तो बहुत ही एक हिसाब से कमीना टाइप का इंसान था जो बाद में बहुत अच्छा हो जाता है, समझिए बात को। तो 1562 ईस्वी में दास प्रथा इसने ख़त्म कर दी। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर भी इसने ख़त्म कर दिया। 1564 में जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। जजिया कर लगाया था आपके मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत में, ठीक, तो ये सिस्टम समझिए। लेकिन उसने ब्राह्मणों पर नहीं लगाया। तो ब्राह्मणों के ऊपर सबसे पहले किसने जजिया कर लगाया, ये आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का भी प्रयत्न किया। तो क्वेश्चन आता है कि राजा राम मोहन राय ने 1829 में भी यह सती प्रथा को एकदम बैन करवाया था अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन जो आपका मुग़ल वंश था, मुग़ल पीरियड, उसमें किसने सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया था? तो वो आपके अकबर थे। उसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बांध्या हो, मतलब बांझ हो, मतलब उसके पुत्र की प्राप्ति ना हो रही हो, तब जो है आप दूसरी स्त्री से विवाह कर सकते थे, ऐसा उसका कहना था। लेकिन वो खुद जो है 10 लोगों से, मतलब उसके हरम में कई महिलाएं थी, तो सिस्टम समझिए। क्या बताएं, गांधी जी नमक अगर नहीं खाते थे तभी नमक ना खाने का सलाह कर देते थे, लेकिन यहाँ तो उल्टा है। माहम अनगा के पुत्र थे अधम खां को 1562 में अकबर ने स्वयं मारा था क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या कर दी। तो माहम अनगा थी जिनकी बहुत चलती थी, किसमें? अकबर के दरबार में, अकबर के हर एक काम में दखल अंदाजी करके वो अपना सिस्टम चलाती थी। लेकिन उनके पुत्र थे अदम खां और 1562 में अकबर ने उसे स्वयं मारा क्योंकि उसने क्या किया था? अकबर की प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या कर दी थी। दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज की योगी शासिका थी और अकबर ने के आक्रमण
मतलब दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग्य शासिका थे और अकबर के आक्रमण 1564 के फलस्वरूप शत्रु से घिस जाने पर इस वीर रानी ने आत्महत्या कर ली। तो भैया रानी दुर्गावती का नाम जो है आपके हर जगह अमर रहेगा, सिस्टम समझिए, क्योंकि उस समय अकबर जो थे ना वो अकबर ही थे, मतलब उनका पूरा क्षेत्र में कब्जा था। लेकिन फिर जो है दुर्गावती ने कहा हम नहीं हार मानेंगे, वो लड़ेंगे। तो वो लड़ी और शहीद हो गई। लेकिन जो है सिस्टम समझिए, एक बार तो इनके जो सेनापति इनको भेजा था उसे हरा के भेज दिया था दुर्गावती ने, लेकिन दोबारा अकबर ने खुद जो है इन पर आक्रमण कर दिया। तो इतना कमीना था कि क्या ही कहें, महिलाओं के ऊपर आक्रमण करता था। छोड़िए, ठीक, वैसे पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। तो 1565 में मारवाड़ के शासक रावचंद्र सेन ने भाद्रा जोड़ में मुगल सेनाओं का सामना किया, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के कारण उसे सिवाना जाना पड़ा। देखिए, जो लोग सोच रहे हैं कि ये डिटेल वीडियो नहीं है, ठीक, डिटेल वीडियो पढ़ना है ना, ये रिवीजन वीडियो है, तो ये रिवीजन करा रहा है आपका। डिटेल वीडियो के लिए आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा, आप जाइए, मिडिवल हिस्ट्री का पूरा सिस्टम वहाँ पर पड़ा हुआ है। अकबर के बारे में मतलब सुई से लेकर तलवार तक की खबर आपको दी गई है, टेंशन मत लीजिए, वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं। आप कहिए मैं एक एक चीज़ बताऊँ, दुर्गावती की कहानी बताऊँ, तो ये वीडियो इतना लंबा हो जाएगा ना कि आप सिलेक्शन लेते लेते बूढ़े हो जाएंगे। तो वो करना नहीं, आपको रिवीजन मारिए, ठीक, पढ़ाई आपने बहुत की है, तो डिटेल में पढ़ना भी है तो 1-2 साल और पढ़ते रहिए, ठीक, सिस्टम समझिए। और अगर आपने पढ़ाई कर ली है, आपको रिवीजन ही करना है, तो भैया घटनाचक्र से बढ़िया कुछ नहीं है, और आप रिवीजन मारते रहिए। चलिए, 1565 में मारवाड़ के शासक रावचंद्र सेन थे। भद्राजाड़ में मुगल सेनाओं का सामना किया, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के कारण सिवाना जाना पड़ा। रावचंद्र सेन ने 1579 में सोजत पर अधिकार कर लिया था। किसने? रावचंद्र सेन ने सोजत पर 15, ये यहाँ पर जो है भागे, लेकिन ये 1579 में सोजत पर अधिकार कर लेते हैं। अतः अकबर ने पुनः सेनाएं भेजकर उस पर आक्रमण करवाया, लेकिन वह पहाड़ी क्षेत्रों में चला गया। हार नहीं मानी किसने? रावचंद्र सेन ने हार नहीं मानी अंततः, लेकिन वो पहाड़ी क्षेत्रों में चला गया। 1581 में उसकी मृत्यु हो गई। चलिए बात करते हैं हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था कि राणा प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था, लेकिन राणा थे, ठीक, उन्हें कोई अधीन ला ही नहीं सकता था कि तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक बाला जाए, और दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तो वही वाला सिस्टम है कि राणा थे, उन्हें हराना अकबर के बस की बात नहीं थी। अकबर ने अप्रैल 1576 में मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा, और मान सिंह मतलब कहते हैं ना कि जो कुल्हाड़ी होती है उसमें क्या करें, और उसी से पेड़ कटता है, तो लकड़ी तो पेड़ की ही होती, तो वही सिस्टम मान सिंह को भेजा। सोचिए, सब अपने ही खिलाफ थे। तो 1576 में मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। मान सिंह मंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोगुंडागढ़ से 14 मील दूर हल्दी घाटी धर्रे के निकट पहुंचा। राणा प्रताप भी मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से उतर आए। फलता जो युद्ध हुआ वह हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें राणा पराजित हुए। हम तो नहीं मानते पराजित, पता नहीं कैसे लिख दिया गया। राणा पराजित हुए और उन्हें अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी, ठीक। लेकिन अभी आएंगे राणा प्रताप और इन लोगों के छक्के छुड़ाएंगे। किसके? अकबर की नींद में, सपन में, सब में आते थे, सपने में, ठीक, सपने में आते थे। अकबर के पसीने छूट जाते थे, ठीक, उनका जो है इतना बाहुबल था, ठीक, 1.5 कुंटल की तो कहते हैं उनका कवच कुंडल, ये सब दुनियादारी था, तलवार वलवार सब जो है। तो मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी, कभी नहीं स्वीकार की। राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ा। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि कर ली। मतलब मेवाड़ को कभी वो अधीन ला ही नहीं सके, तो किस हिसाब से आप कह सकते हैं कि राणा प्रताप हार गए थे? नहीं, ये गलत बात। जब आप मेवाड़ राज्य आपके अधीन आया ही नहीं, तो कैसी संप्रभुता? तो जब शहजादा सलीम ने विद्रोह कर इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना आरंभ कर दिया, इनका बेटा बिगड़ गया। कौन? शहजादा सलीम, जिसका नाम था जहांगीर, जो था हरका भाई का पुत्र। और 1615 में इसने, देखो, राणा अमर सिंह ने किससे संधि की थी? जहांगीर से की थी।
तो शहजादा सलीम ने विद्रोह किया था इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करने के लिए कि मैं स्वतंत्र शासक हूँ, मैं तुम्हारे अंडर में काम नहीं करना चाहता हूँ। तब अकबर ने 1602 ईस्वी में दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया और उसी समय सलीम के इशारे से ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने मार्ग में अबुल फजल की हत्या कर दी। किसकी? अबुल फजल की हत्या अब हो गई है भैया, तो क्या होगा? अकबर पहला मुस्लिम शासक था जिसने इस बात का अनुभव किया कि मुगल सम्राट की सुदृढ़ता के लिए भारत की बहुसंख्यक हिंदू जनता का सहयोग प्राप्त करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसने हिंदू मुस्लिम समुदायों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि वो राणा प्रताप से हार चुका था, इसीलिए वो समझ गया कि इतना आसान नहीं है इन लोगों को हराना। तो वही बात, मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसका प्रांतीय शासन मतलब समझो क्या क्या, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था, आज सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी। समझिए बात को, बहुत गंदी आदतें थी उसके अंदर, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे सुधरता है और सुधार करता है, बहुत सारी और काम करता है, ऐसी बात नहीं है। तो काम पढ़ने आपको पढ़ाई के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। वैसे ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, लेकिन मामला ये है कि जो चीज़ें थी वो बताई जा रही हैं। ठीक, अकबर एक महान शासक था जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर गोदावरी नदी के किनारे तक विस्तृत था। तो ये लिखा है अकबर एक महान शासक था, ये पढ़ लीजिए बस, और अगर क्वेश्चन में आता है तो लगा भी दीजिए, क्योंकि सिलेक्शन लेना है, लेकिन वो नहीं था। समझिए बात को, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था? बिल्कुल नहीं। शुरू में वो बहुत धर्मांध था, लेकिन जब धीरे धीरे उसे लगा कि ये सिस्टम नहीं चल सकता है पूरी तरह से एक अच्छे राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो वो धर्मनिरपेक्ष बन गया। संपूर्ण सत्ता उसी में निहित थी, अतः वह प्रसा के फ्रेडरिक महान और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की तरह प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता है। प्रबुद्ध निरंकुश शासक मतलब बुद्धिमान एक निरंकुश शासक, जिसके शासनकाल में कानून की दृष्टि में सभी समान थे। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी मुख्यतः सैन्य विभाग का प्रमुख था। कौन था? मीर बख्शी क्या था? सैन्य विभाग का प्रमुख था। उसका कार्य सैनिकों का वेतन, सैनिकों संगठन से संबंधित था। अकबर ने 1573 ईस्वी में घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया। किसने? घोड़ों को दागने की पुनः प्रचलन चालू किया। कुछ आप जो है कमेंट में बताइए कि घोड़े को सबसे पहले दागने की प्रथा किसने चलाई थी, जिससे सेनापति अपने घोड़े बदल सकते थे। ठीक, दागने समझते हैं, मुहर लगाना कि ये इस सेक्शन का है, ये बी सेक्शन का, मतलब ये एक सेक्शन का घोड़ा है, ये बी सेक्शन का घोड़ा, इसी मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो घोड़े दागने का मतलब ये होता था। तो वही है कि जिसने सेनापति अपने घोड़े ना बदल सके, मतलब इस टीम का घोड़ा इस टीम में ना जा सके, उस टीम का घोड़ा इस टीम में ना आ सके, ये सिस्टम बनाया। क्योंकि लोग घोड़े की अदला बदली करते थे, जैसे कह देते थे कि हाँ भैया ये घोड़ा हमारा है, और सेना में भेज दिया लड़ाई के लिए, एक टुकड़ी गई और पैसे जो है बचा लेते थे। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं, मोहर लगवाई, मोहर तो मोहर लगवा के काम होता था। 1574-75 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिकों का संगठन किया। किसमें? 1574-75 में। मनसब शब्द का अर्थ क्या होता है? पद, श्रेणी या पद। समझिए, मनसब मतलब पद या श्रेणी, और मनसबदार का अर्थ होता है उससे संबंधित अधिकारी, जो भी पद है, जिसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था जो थी वो दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। ठीक, दीवान शब्द फारसी भाषा का शब्द है। ठीक, दीवान क्या है? ये जितना भी पढ़ाया जाए फालतू चीज़ नहीं है, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं तो पढ़िए ध्यान से। दीवान शब्द फारसी भाषा का शब्द है और खलीफा उमर के काल में मुसलमानों ने इसे अपनाया था। वे इसका प्रयोग खजाना विभाग के लिए करते थे। किसका? दीवान का। अकबर के शासनकाल के 9वें वर्ष से लेकर 30वें वर्ष तक दीवान पद मुजफ्फर खान तुर्बती, राजा टोडरमल, ख्वाजा शाह मंसूर के हाथों आता जाता रहा। दीवान आर्थिक मामलों एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। दीवान क्या था? आर्थिक मामलों एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो यही समझ लीजिए, आर्थिक मामलों का आपका
मेन अधिकारी कौन था? दीवान। मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशियाई मंगोलिया से ली गई थी। जो मुगल मनसबदारी थी वो कहाँ से ली गई है, कहाँ से आई है? तो मध्य एशिया के मंगोलिया से आई है। मंगोलिया समझते हैं चाइना और रसिया के बीच में है, ऐसे यहाँ पर ऐसे चाइना है, ठीक, ये आपका हो गया, इधर आपका रसिया है और इधर आपका क्या है? चाइना है। ये आपका चाइना है ये चीज़, और ये आप मान लीजिए रूसिया, तो ये बीच में है मंगोलिया, बस इतना समझिए। तो चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेना में किया गया। इस प्रकार का सैन्य विभाजन जो था मुगल मनसबदारी का। मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में आरंभ किया था। कब? जब उनका 11वां वर्ष था, तभी जो है 1566-67 में इन्होंने चालू कर दिया था। जब शासन करना चालू किया इन्होंने वही 1556 में, तो उसके 11वें वर्ष ही मनसबदारी व्यवस्था लागू कर दी थी। मनसब प्राप्त कर्ता जो है 3 वर्गों में विभक्त थे। 10 से 500 से कम मनसबदार, 500 से 2500 तक अमीर, ठीक, और 2500 के ऊपर अमीर आजम कहलाते थे। जो 10 से 500 थे वो मनसबदार कहलाते थे, 500 से 2500 तक अमीर कहलाते थे, और 2500 से ऊपर जो होते थे अमीर आजम। इसके अलावा जात और सवार की दृष्टि में 3 श्रेणियाँ बांटी जाती हैं। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जाब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, ठीक। जो अकबर का शासनकाल था उसमें भू राजस्व वसूली के लिए जाब्ती प्रणाली का शासन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूरे उल अमल तथा जाब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। किसने? टोडरमल ने, ठीक। टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की, और भू राजस्व जो था वो सब टोडरमल देखता था इनके यहाँ। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष आईने दहसाला टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है नामक नई कर प्रणाली को शुरू करके मुगल कालीन व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान किया, ठीक। इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता कौन था? टोडरमल ही था। इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। उस समय टोडरमल का अर्थ मंत्री था और उसका मुख्य सहायक ख्वाजा शाह मंसूर था, ठीक। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उसी समय के उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 हिस्सा जो होता था वो राजस्व के रूप में वसूला जाता था। मतलब 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में ले लिया जाता था। अकबर कालीन भू राजस्व व्यवस्था की जो दहसाला पद्धति जो थी उसको बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो दहसाला पद्धति किसने चालू की? अकबर ने चालू की। जहांगीर के समकालीन थे मोहसिन फ़ानी। जो जहांगीर थे उनके समकालीन कौन थे? जहांगीर मतलब सलीम के समकालीन थे मोहसिन फ़ानी ने अपनी रचना दबिस्तान ए मजाहिब में अपनी पहली बार दीन इलाही को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया है। दीन इलाही नामक धर्म किसने चालू किया था? अकबर ने चालू किया था। और उससे सबसे पहले अपनाया किसने था? बीरबल ने। तो अकबर ने आगरा में लगभग 36 किलोमीटर दूर, जो आगरा है आपका कहाँ? यूपी में, तो 36 किलोमीटर दूर आगरा से लगभग फतेहपुर सिकरी में 1568-69 में एक राजमहल शाह किले का निर्माण आरंभ किया। इसमें जोधाबाई महल है, पंचमहल है, स्वर्ण महल है, सुनहला मकान है, दीवाने आम है, दीवाने खास, मरियम की कोठी, तुर्की सुल्तान की कोठी, बिरबल कोठी प्रमुख, ये सारी चीज़ें आपकी मिल जाएंगी कहाँ? फतेहपुर सिकरी में एक राजमहल है और वहीं पर ये सब है। तुर्की सुल्तान का महल इतना सुंदर है कि परसीर ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कह दिया है। तुर्की सुल्तान का महल, ये भी आगरा में है, तो परसी ब्राउन ने कहा कि स्थापत्य कला का मोती है ये। तो ये भी याद रखिए कि तुर्की सुल्तान का महल स्थापत्य कला का मोती है। पंचमहल पिरामिड के आकार का 5 महलों का भवन और भारतीय बौद्ध विहारों के अनुरूप था। अकबर ने गुजरात विजय की थी 1572-73 में। चलिए बताइए कि अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय कब की थी और गुजरात विजय पर किसे भेजा था? चलिए बताइए कमेंट सेक्शन में। इसके पश्चात सिकरी को फतेहपुर सिकरी कहा जाने लगा और एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सिकरी के बुलंद दरवाजे का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में करवाया था, ठीक। जबकि परसीर ब्राउन का ने इसका निर्माण दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में बताया। कुछ लोग कहते हैं कि गुजरात विजय के उपरांत में इसे बनवाया किसे? आपकी जो बुलंद दरवाज़ा था। कुछ लोग जो कुछ मतलब परसी ब्राउन क्या कहते हैं कि ऐसा है कि इसे दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में बनवाया। अकबर ने 1552 में तौहीद इलाही या दीन इलाही, ये क्वेश्चन आ चुका है कि दीन इलाही कब चालू किया था?
तो 1582 टिक करके आना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर लिया और सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया कि ऐसा बहुत अच्छा धर्म है, सबको मैं लेकर चलूँगा। कहने का मतलब वो था, लेकिन धर्म एक था, समझिए। वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी, धर्म वर्म कुछ नहीं था। इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। अबुल फजल को कहा, तुम हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो इस धर्म के। हिंदुओं में केवल बिरबल ने इसे स्वीकार किया और किसी ने नहीं स्वीकार किया। बहुत अच्छा किया। अकबर का मकबरा सिकंदरा में नामक गांव में स्थित है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था। किसने? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी, समझिए, जो दूसरा शासक था आपका बहलोल लोदी के बाद। तीसरा था इब्राहिम लोदी। अकबर ने इसका नाम बहिस्ताबाद रखा था, सिकंदरा का नाम। इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनवाई, किंतु निर्माण जहांगीर ने 1613 में करवाया था। किसका? अकबर का मकबरा। यह मकबरा 5 मंजिला है। इसकी प्रमुख विशेषता है कि ये गुंबद विहीन है, इसमें गुंबद उम्बद कुछ नहीं, हवा आती रहती है, अकबर खाते रहते हैं। अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग भी बनवाया था। अकबर के इस आदेश को महाभारत के विभिन्न भागों में रजमनामा नाम से फारसी में अनुवाद नकीब खां, बदायूनी और फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के द्वारा किया गया। अकबर ने आदेश दिया कि महाभारत का ऐसा है कि जो है इसका अनुवाद करो, तो रजमनामा नाम से फारसी में अनुवाद किया गया। और किसने किसने किया? नकीब खां, बदायूनी, फैजी, सब ने किया। इसके अतिरिक्त बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती। देखो, बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती, जो कि आपकी गणित की पुस्तक है। अबुल फजल ने कलिया दमन का फारसी में अनुवाद किया। याद कर लो, लिख लो, रफ पेन लेकर बैठो। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में सबसे प्रमुख कौन? कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था। ठीक, अकबर के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ता जो थे उसमें प्रमुख थे कश्मीर के मोहम्मद हुसैन, जिसे अकबर ने जदी कलम की उपाधि दी थी। किसे? मोहम्मद हुसैन को। हरि विजय सूरी वह जैन साधु था जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष तक रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था आपके अकबर ने ही। हरि विजय सूरी एक क्या था? जैन साधु था। मुगल दरबार में एक अन्य विद्वान जिन चंद्र सूरी भी रहते थे, जिन्हें युग प्रधान की उपाधि दी गई थी। इंग्लैंड की रानी थी एलिजाबेथ प्रथम की समकालीन भारतीय राजा अकबर था। ठीक, भारतीय राजा अकबर कब था? एलिजाबेथ प्रथम के समय। दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ थी। भारत में उस समय अकबर 1556-1605 तक था। समझिए, 1556 से इनका शासनकाल चालू होता है और 1605 तक चलता है, तो 44-49 साल ये राज करते हैं। एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल था 1558 से 1603, मतलब दोनों एक दूसरे के टाइम पीरियड में थे। ये जो है अपना मान के चल सकते हो, 2 इधर कम कर लो, 2 इधर, 4 साल कम इन्होंने शासन किया एलिजाबेथ प्रथम ने। तो यही सिस्टम है, आगे पीछे गए हैं बेचारे। मुगलकालीन विद्वान अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। अमेरिका की खोज का उल्लेख किसने किया है? अबुल फजल ने। रोल्फ फिंच थे। ठीक, 1583-86। फतेहपुर सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? रोल्फ फिंच। फतेहपुर सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेजी व्यापारी था। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था कि दार्शनिक और धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना चाहता था। 1578 में इसने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 में महजरनामा की घोषणा की कि सारे धार्मिक मामले मेरे पास आएंगे, तो इसने 1579 में महजरनामा की घोषणा भी कर दी। ये महजरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। और तैयार किसने किया था महजरनामा? आपके अबुल फजल के पिताजी थे, मुबारक ने तैयार किया था। और किस लिए किया था? क्योंकि ये सभी धर्मों का मामलों को देखना चाहता था। मजहर को स्मिथ और वुलजले हेग ने अचोक आज्ञा पत्र कहा है। मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल और इमाम आदिल की उपाधि भी धारण की। किसने? अकबर ने। अकबर स्वयं बसंत, होली, दिवाली जैसे त्योहारों में भाग लेता था। उसने तुलादान, झरोखा दर्शन, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तुलादान किसने शुरू किया? अकबर ने। झरोखा दर्शन अकबर ने। हिंदू त्योहारों में को भी स्वीकार किया। लेनपुल के अनुसार हिंदू राजाओं को एकजुट करने के लिए ही वो ये सब ढोंग ढकोसला करता था। मतलब समझिए कि हाँ, यही सब करता था कि हाँ भैया हम बहुत मानते हैं सबको।
तो अकबर के समय की सबसे स्पष्ट विशेषता थी। डॉक्टर आर पी त्रिपाठी के अनुसार अकबर अपने युग की संतान और पिता दोनों था। समझिए बात को बस। तो ये पढ़िए कि हाँ आर पी त्रिपाठी क्या मानते थे, वो क्या मानते थे, तो जानना जरूरी है, पढ़िए बस, जो लिखा है वो पढ़िए, उसी के हिसाब से देकर आना है पेपर। ठीक, अपने अपने ओपिनियन आप दे सकते हैं, हम भी टीचर हैं, हम भी दे सकते हैं आपको अपना ओपिनियन, तो उसमें कोई दो राय नहीं, तो आप भी दे सकते हैं, लेकिन पढ़ेंगे आप जो लिखा है उसी के हिसाब से। एक रफ कॉपी लेकर बैठा करिए और सही से पढ़ा करिए। और ये देखिए लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम जो है यहीं पर इसे ख़त्म करते हैं, क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, क्योंकि अकबर जो है वो बहुत बड़ा पोर्शन हो जाता है। काम भी उसने बहुत किया है, ऐसी बात नहीं, उल्टा काम भी किया है और सीधा काम भी किया है। तो उल्टे काम और सीधे काम के बारे में हमने पढ़ लिया है, और क्वेश्चन आंसर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। लगभग 50 के अराउंड क्वेश्चन है यहाँ घटना चक्र के, जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। समझिए बात को और पढ़ते रहिए, मन लगा कर पढ़िए। अम्मा पापा का सपना आपका जो है वो पूरा करिए बस। और सिस्टम बनाइए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट भी है, अनुनय विनय सबने निवेदन भी है। तो फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।